Hello students, good afternoon. Let's start our today's session of the physics. Okay. So last time हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म स्टडी कर रहे थे एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. मेनी टाइम्स मेंस में एंड नीट में इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है. सो देयरफॉर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का लास्ट टाइम हमने दो इंपॉर्टेंट फार्मूला देखा था. कौन सा फार्मूला देखा था? देखिए इसका ये डायग्राम भी आपको ठीक से याद रहना चाहिए रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का. सो यहाँ पे रहता है आपका इंसिडेंट रे, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे रहता है एंड यहाँ पे क्या रहता है आपका इमर्जेंट रे. करेक्ट है ना? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे. यहाँ पे एक एंगल रहता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, यहाँ पे जो एंगल रहेगा ना इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. यहाँ पे जो एंगल रहेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए ये आपको याद ही रखना पड़ेगा. ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे जो एंगल रहता है ना उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं. रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है. और यहाँ पे दो एंगल रहेंगे. हियर देयर इज R1 एंड हियर देयर इज R2. ये डायग्राम तो आपको पता ही होनी चाहिए. I, E, R1, R2 एंड E. अभी इस डायग्राम में और एक इंपॉर्टेंट एंगल है. कौन सा एंगल इंपॉर्टेंट एंगल है? देखिए दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन and this is the final direction and इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. एंड यहाँ पे लास्ट टाइम हमने देखा था दिस एंगल A इज इक्वल टू क्या रहता है? बताइए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. कैपिटल A इज इक्वल टू क्या रहता है? बताइए. दिस एंगल A इज इक्वल टू, क्योंकि ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए. A इज इक्वल टू क्या रहता है? R1 प्लस R2 रहता है. दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. R1 प्लस R2 एंड उसके बाद I, E, A एंड डेल्टा. इन चारों में भी एक रिलेशन हमने देखा था. ओके. I, E, A एंड डेल्टा के बीच में कौन सा रिलेशन है? दैट इज I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा. I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा. अभी यहाँ पे और भी एक चीज आपको याद में रखनी है. कौन सी ध्यान में रखनी है? देखिए दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस. ऐसा कब रहेगा? जब इंसिडेंट रे इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड इमर्जेंट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. ठीक है. I एंड E. हमने यहाँ पे अगर रे का डायरेक्शन रिवर्स किया, रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन रिवर्स किया तो क्या हो जाएगा? यही पाथ ट्रेस आउट हो जाएगा. क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी आपको पता होना चाहिए. मतलब अगर रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन हम रिवर्स करते हैं तो वो रे ऑफ लाइट क्या करता है? उसी पाथ से बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है. तो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट. राइट में जाने के बाद हमने रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन रिवर्स किया तो क्या हो जाएगा? वो उसी पाथ से बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा. तो उस केस में ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है. ओके. तो I का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, E को भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं. ओके. एक्चुअली वो इमर्जेंट रे है, रे बाहर निकल रहा है, उसके लिए एंगल ऑफ इमर्जेंस बोल रहे हैं, लेकिन उसको भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं. तो प्रिज्म के केस में हमेशा याद रखिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेंगे. दिस इज आल्सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज आल्सो एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके. ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है? A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा. ठीक है. सपोज मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा, इंसिडेंट रे इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द फेस. ये जो इंसिडेंट रे है, रे इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द फेस. ओके. तो उसका डायग्राम किस प्रकार हो जाएगा? देखिए इफ रे इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है लाइक दिस, नॉर्मल इंसिडेंस ऑन द फेस, तो क्या हो जाएगा? रे विल ट्रैवल एज इट इज लाइक दिस विदाउट एनी डेविएशन, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है. तो अभी मुझे बताइए इस केस में I कितना आ जाएगा, R1 कितना आ जाएगा, R2 कितना आ जाएगा? यहाँ पे एंगल A है, क्या बता सकते हैं? I कितना आ जाएगा, R1 कितना आ जाएगा, R2 कितना आ जाएगा? समझ में आ रहा है ना? ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम है कि जिसमें दिया जाता है आपको कि रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्रिज्म. अगर रे नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा?
नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे दोनों सेम हो जाएंगे एंड देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा 0। करेक्ट है ना? R1 कितना आ जाएगा बोलिए? R1 मतलब यहाँ वाला, यहाँ का एंगल, ये R1 कितना हो जाएगा? नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 लेना पड़ता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? देखिए यही नॉर्मल है ना, नॉर्मल भी वही है, इंसिडेंट रे भी वही है एंड रिफ्रैक्टेड रे भी वही है, तीनों एक ही है, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस में डायरेक्शन चेंज नहीं होता ना। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब नॉर्मल भी वही, इंसिडेंट रे भी वही हो जाएगा एंड रिफ्रैक्टेड रे भी वही हो जाएगा, मतलब R1 विल बी इक्वल टू 0। अभी ये R1 यहाँ का एंगल जो है ना वो R1 हो गया, अभी R2 कितना आ जाएगा? ये R2 कितना हो जाएगा बताइए? ओके R2 कितना हो जाएगा? R2 ओके, तो यहाँ पे I0 therefore R1 is also 0, R2 कितना हो जाएगा? डायग्राम देखिए बताइए थोड़ा सा। R2 will be equal to A हो जाएगा, R2 will be equal to A, ये भी आपको ठीक से आना चाहिए। देखिए क्योंकि सपोज ये एंगल कितना है? X है, R2 is equal to A क्यों आ जाएगा? देखिए यहाँ पे सपोज एंगल कितना है? X है, तो यहाँ पे A प्लस एक्स कितना आ जाएगा बताइए? A प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एंगल A प्लस एंगल X कितना? A प्लस एक्स कितना आ जाएगा? A प्लस एक्स, अरे यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ये हमने ट्राइंगल कंसीडर किया तो यहाँ पे एंगल 90 है ना, तो यहाँ पे एंगल 90 है तो इन दोनों का सम 90 ही होना चाहिए, 90। ओके, A प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू 90, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना रहता है? 180, तो ये 90 हो गया, तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। उसके बाद R2 प्लस एक्स कितना होना चाहिए बताइए? R2 प्लस एक्स, दिस एंगल R2 प्लस एक्स कितना होना चाहिए? R2 प्लस एक्स, ये नॉर्मल है ना, ये क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे, तो इन दोनों का सम, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड देयरफॉर R2 प्लस इज इक्वल x इज इक्वल टू 90। अब ये दोनों इक्वेशन देखिए, A प्लस एक्स 90 एंड R2 प्लस एक्स 90, देयरफॉर A एंड R2 क्या होने चाहिए? सेम ही होने चाहिए, इधर वाला एंगल ये R2 वाला एंगल, क्योंकि देखिए A इज इक्वल टू R, इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, अगर R1 0 हो जाए तो R2 इज इक्वल टू ये ही आ जाएगा ना, ऐसा भी निकाल सकते हैं। If R1 is equal to 0, A will be equal to R2, very simple, या फिर from diagram also you can prove like this, R2 is equal to A, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? तो A is equal to R1 plus R2 है, I plus C is equal to A plus डेल्टा है। अगर इस प्रॉब्लम में एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए बोला तो क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट पर हमें स्नेल्स लॉ यूज करना पड़ेगा एंड स्नेल्स लॉ यूज करके E निकालना पड़ेगा, E। इस पॉइंट्स पर स्नेल्स लॉ यूज करो, क्योंकि R2 हमें पता है R2 is equal to A है ना, तो this will be the angle in this medium and this will be the angle in air, तो यहाँ पे μ1 sin theta 1 is equal to μ2 sin theta यूज करके E निकाल सकते हैं एंड एक बार E मिल गया, A मिल गया, I मिल गया तो डेल्टा निकाल सकते हैं, क्योंकि I पता है, A पता है, ओनली E कैलकुलेट करना है तो डेल्टा मिल जाएगा। इसका एक प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं बाद में, ठीक है? तो नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है आपको समझ में आ रहा है ना? वंस अगेन रिवीजन लेता हूं, आपको आंसर बताना है। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा बताइए? इंसिडेंट रे अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 0। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना? वो भी 0, ठीक है? एंड R2 कितना हो जाएगा? R2 विल बी इक्वल टू A, करेक्ट, ठीक है? अभी हम देखेंगे प्रिज्म्स फॉर्मूला, प्रिज्म्स फॉर्मूला। प्रिज्म्स फॉर्मूला, ओके। प्रिज्म्स फॉर्मूला अभी क्या है देखिए, यहां पे मैं एक ग्राफ निकालता हूं। इन केस ऑफ प्रिज्म, दिस इज द ग्राफ बिटवीन
एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, प्रिज्म्स फॉर्मूला निकालने के लिए हमें ये पहले ग्राफ स्टडी करना पड़ेगा, ग्राफ देखना पड़ेगा। ये ग्राफ कौन सा है देखिए, दिस इज द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। इन दोनों के बीच में ग्राफ है। मतलब इस प्रिज्म के केस में क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे। मतलब इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रखेंगे, इनिशियली जीरो मतलब ऐसा आ जाएगा ना, इंसिडेंट रे विल बी लाइक दिस। ओके, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 डिग्री करेंगे, 20 डिग्री करेंगे, 30 डिग्री, 40 डिग्री करेंगे, एंड उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे। और इस तरह से हमने ये स्टडी किया, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। देखिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी मतलब आई ग्रेजुअली हमने चेंज किया तो डेल्टा का क्या होता है। देखिए इस तरह से ये ग्राफ आता है। The graph is like this. Okay? ये ग्राफ कैसे आ गया है, बाय एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ये एक्सपेरिमेंट कैसे करना है पता है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, अगर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का डायग्राम हमें एक्सपेरिमेंटली करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक पेपर लेना पड़ेगा, व्हाइट पेपर। इस व्हाइट पेपर पर प्रिज्म रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रिज्म का पहले ये आउटलाइन ड्रॉ करना पड़ेगा बाय यूजिंग पेंसिल। प्रिज्म यहाँ पे रखो और आउटलाइन ड्रॉ करो। ठीक है, आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक इंसिडेंट रे निकालेंगे। इंसिडेंट रे निकालने के बाद क्या करेंगे, इस इंसिडेंट रे पर तो 2 पिन्स फिक्स करेंगे। 2 पिन्स आपने शायद एक्सपेरिमेंट किया होगा, नहीं किया है तो देखिए क्या करना है। वन सेकेंड, देखिए एक व्हाइट पेपर लेना है। ओके, व्हाइट पेपर, उस पर पहले प्रिज्म रखना है, उसका आउटलाइन ड्रॉ करना है। प्रिज्म उस पर रखो और बाय यूजिंग पेंसिल उसका आउटलाइन निकालो। आउटलाइन निकालने के बाद यहाँ पे कोई भी एक इंसिडेंट रे निकालो। ठीक है, उस रे पर क्या करना है, हमें 2 पिन्स फिक्स करना है। 2 पिन्स इंसिडेंट रे पर, 2 पिन्स फिक्स करने के बाद यहाँ पे फिर से एक बार क्या करना है, आपको प्रिज्म रखना है। एंड प्रिज्म रखने के बाद प्रिज्म के अदर साइड से हमें देखना है, फ्रॉम अदर साइड ऑफ द प्रिज्म हमें देखना है। एंड किस तरह से देखना है, सो दैट वी कैन सी दिस 2 पिन्स अलोंग द सेम लाइन। ओके, तो क्या करेंगे, उसके 2 मतलब यहाँ पे और 2 पिन्स हम लगाएंगे। ओके, फर्स्ट पिन एंड द सेकंड पिन, एंड इस तरह से पिन्स 2 लगाएंगे कि ये 2 पिन और ये 2 पिन एक ही लाइन में दिखने चाहिए हमें। एंड फाइनली ये 2 पिन लगाने के बाद प्रिज्म निकालेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज द इमर्जेंट रे, एंड उसके बाद बीच वाला लाइन निकालेंगे। इस तरह से एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया जाता है लैब में। ओके, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ऐसे प्रकार का आपने शायद ग्लास का मतलब प्रिज्म का नहीं तो या फिर ग्लास लैब का इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया होगा शायद आपने 10th में किया है ना, ग्लास लैब का किया है शायद। तो उसी तरह से ये प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट करना है। तो डिफरेंट एंगल रखने के बाद डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। मतलब एक बार इंसिडेंट रे हमने निकाला, इमर्जेंट रे निकाला, तो उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल मेजर करेंगे और एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटली करके हमने क्या किया है, यहाँ पे ग्राफ निकाला है। एक ग्राफ इस तरह से आता है, देखिए। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन इनिशियली डिक्रीजेस, रीचेस टू ए मिनिमम वैल्यू एंड देयर आफ्टर इट इंक्रीजेस। ओके, क्या होता है देखिए, इन केस ऑफ प्रिज्म दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द ग्राफ फॉर angle of graph between angle of deviation and angle of incidence only for prism। क्योंकि डेल्टा एंड आई के ग्राफ रिफ्लेक्शन में डिफरेंट है, रिफ्रैक्शन में डिफरेंट है, प्रिज्म में ये है, प्रिज्म में डिफरेंट है। बताया ना आपको, याद है ना? रिफ्लेक्शन का कैसा निकाला था हमने, डेल्टा एंड आई का ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन था, करेक्ट है ना? ध्यान आता है कि देखिए, रिमेंबर कर पाते हैं क्या? दिस इज द ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड फॉर द डेल्टा एंड आई फॉर द रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन का ग्राफ कैसा रहता है देखिए, रिफ्रैक्शन का एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज लाइक दिस। ये सभी ग्राफ आपको पता होने चाहिए। ओके, दिस इज फॉर रिफ्लेक्शन, दिस इज फॉर रिफ्रैक्शन एंड दिस इज फॉर प्रिज्म। तीनों ग्राफ है बिटवीन डेल्टा एंड आर। क्वेश्चन में आपको देखना है, रिफ्लेक्शन है,
रिफ्रैक्शन है या फिर प्रिज्म है। ओके, रिफ्रैक्शन एंड टीआईआर, उसका ग्राफ कैसा आ जाएगा? देखिए रिफ्रैक्शन एज वेल एज टीआईआर, वो भी ग्राफ आपको बता देता हूं डेल्टा एंड आई के बीच में। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डेल्टा आई। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो यहाँ पे क्या होता है, up to certain angle of incidence there is a refraction, up to certain angle of incidence there is a refraction, and angle of incidence एक certain angle से आगे जाने के बाद क्या होता है, total internal reflection होता है। तो ये reflection का ग्राफ है, reflection मतलब total internal reflection। So this will be the graph between delta and I in case of refraction and then total internal reflection. So it is a combination of refraction as well as reflection. ओके, क्योंकि रिफ्लेक्शन का ग्राफ पता है ना आपको, जस्ट रिफ्लेक्शन का ग्राफ यहां से आगे होता है, यहां से आगे, करेक्ट है ना? जस्ट रिफ्लेक्शन का यहां से आगे हमने देखा तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन का ग्राफ हो जाएगा। यहां से पीछे हमने देखा तो रिफ्रैक्शन का ग्राफ, इसके पीछे वाला रिफ्रैक्शन का ग्राफ, ठीक है। एंड रिफ्रैक्शन प्लस, क्योंकि देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हम ग्रेजुअली बढ़ाते जा रहे हैं, ग्रेजुअली इंक्रीजेस, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ओके ग्रेजुअली इंक्रीज करने के बाद जब तक वो आईसी के ऊपर नहीं हो जाता तब तक टीआईआर नहीं होता, क्योंकि टीआईआर के लिए कंडीशन क्या है, आई शुड बी ग्रेटर देन आईसी होना चाहिए, तभी टीआईआर हो जाएगा। ओके, एंड तब तक क्या होता रहेगा, रिफ्रैक्शन होता जाएगा, रिफ्रैक्शन। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड ये कौन सा एंगल रहेगा, क्रिटिकल एंगल रहेगा, दिस विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। जब I इज इक्वल टू IC हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, एंड I इज ग्रेटर देन IC होने के बाद क्या हो जाएगा, इस तरह से रिफ्लेक्शन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सो इन केस ऑफ प्रिज्म वंस अगेन देखिए, दिस इज द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे वंस अगेन क्या होता है, देखिए when angle of incidence is gradually increase ही करते जा रहे हैं from 0 to maximum value, that is 90 degree। तो क्या हो जाएगा, angle of deviation will gradually decrease, reaches minimum value and thereafter increases। समझ में आ रहा है ना? when angle of incidence is gradually increased from 0 to maximum value, that is 0 to 90 degree, it is found that angle of deviation initially it is maximum, it decreases and finally become minimum and thereafter again increases। अभी यहाँ पे इस डायग्राम में ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एम बोलेंगे। तो ये डेल्टा एम क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ओके, उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन एक मिनिमम वैल्यू पर जाता है, उसके नीचे कभी नहीं जाता। हर एक प्रिज्म का एक मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ओके, उससे नीचे कभी भी एंगल ऑफ डेविएशन नहीं जाता है। एंगल ऑफ डेविएशन उतना रहेगा या फिर उससे ज्यादा रहेगा, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जीरो कभी भी नहीं रहेगा। जीरो मतलब यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आता, ये ऊपर किधर रहता है, ठीक है। अभी देखिए फैन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम होता है, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जब मिनिमम होता है तब क्या होता है, देखिए फैन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम होता है, उस टाइम पे क्या होता है, देन I इज इक्वल टू ई होता है एंड R1 इज इक्वल टू R2 होता है। ओके, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जब मिनिमम रहेगा तब ये दोनों एंगल सेम ही रहेंगे। ओके, मतलब वंस अगेन देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों एंगल सेम कब होते हैं, एक ही एंगल पर। ओके, कब, जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है तभी। एंड उसी टाइम में क्या होता है, R1 एंड R2 ये दो एंगल भी क्या होते हैं हमेशा,
मतलब उसी टाइम पर क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन सेकेंड देखिए, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, आई इज इक्वल टू ई, R1 इज इक्वल टू R2, ठीक है। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, R प्लस R लिख सकता हूं, मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू सपोज R है, ओके। तो A इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, R1 प्लस R2 मतलब R प्लस R, दैट इज 2R। तो यहाँ पे R कितना आ जाएगा, A/2 आ जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ जाएगा, A/2। एंड उसी तरह से इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल दिया तो क्या हो जाएगा, I प्लस I, क्योंकि I एंड E अभी सेम हो गए ना, I एंड E सेम हो गए हैं, तो I प्लस E की जगह I प्लस I लिख सकता हूं, A प्लस डेल्टा की जगह लेकिन क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा एम, क्योंकि जब डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम होता है तभी ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं। मतलब A इज इक्वल टू 2R एंड I प्लस I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा एम, कब होता है, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ओनली। तो यहाँ पे 2I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे I का वैल्यू मिल गया, R का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पे बाय स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाय साइन R लिख सकता हूं मैं, ओके। तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ A प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि I कितना है, A प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A बाय 2, क्योंकि R कितना है, R इज इक्वल टू A बाय 2। सो इसको बोलते हैं प्रिज्म्स फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज प्रिज्म्स फॉर्मूला। तो प्रिज्म्स फॉर्मूला किस तरह से आता है, समझ में आ रहा है ना। स्टार्ट कहां से किया है, यहां से किया है हमने स्टार्ट। तो वन सेकेंड देखिए, प्रिज्म्स फॉर्मूला अगर डिराइव करना है तो पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, ये यस्टरडे हमने किया है, A is equal to R1 plus R2, I plus A is equal to A plus डेल्टा, ओके, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ निकालना पड़ेगा, और उसमें क्या दिखाई देता है हमें, when डेल्टा is equal to डेल्टा M होता है, जब डेल्टा is equal to डेल्टा M होता है तब I is equal to E होता है, R1 is equal to R2 is equal to R होता है, and from that we can get A is equal to R plus R 2R, A is equal to R plus R मतलब 2R, therefore R आ जाएगा A/2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। उसके बाद I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा है, तो उसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, I प्लस I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा एम लिख सकता हूँ, डेल्टा एम, ठीक है। तो यहाँ पे 2I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा एम, therefore I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बार एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, एक बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया, तो क्या कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ यूज करके म्यू का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो म्यू का फाइनल फार्मूला क्या आता है, sin A प्लस डेल्टा m बाय 2 डिवाइडेड बाय sin A बाय 2। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, 2 कैंसिल आउट नहीं होता है, क्योंकि वो साइन के अंदर है, नहीं तो कैंसिल करोगे, कैंसिल नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं प्रिज्म्स फार्मूला। तो ये फार्मूला भी आपको मगअप करना है, प्रिज्म्स फार्मूला किस तरह से आता है ये भी आपको पता होना चाहिए, उसी को हम बेसिक्स बोलेंगे, उसके बाद ये फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो प्रिज्म्स फार्मूला क्या है, साइन I बाय साइन R है, I मतलब A प्लस डेल्टा m बाय 2 है, एंड R इज इक्वल टू A बाय 2 है, करेक्ट है ना। ध्यान में कैसे रख सकते हैं, देखिए म्यू इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R, I क्या आ जाएगा, I क्या आ जाएगा, A प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि I प्लस इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा m होता है ना, तो A प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय 2 होता है I, एंड R क्या होता है, A बाय 2। तो साइन ऑफ A प्लस डेल्टा m बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A बाय 2, फार्मूला ध्यान में रहेगा ना। प्रिज्म्स फार्मूला क्या है, देखिए म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा m बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A बाय 2। ये फार्मूला हम इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज प्रिज्म्स फार्मूला। मतलब किसी मटेरियल का आपको सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है,
तो ये फार्मूला यूज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। कैसे? प्रिज्म ले लेंगे, उस शेप का प्रिज्म ले लेंगे, उसका एंगल ए मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अभी मैंने जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बताया वो एक्सपेरिमेंट करके आपको आई ई मतलब डेल्टा एम ये सब कुछ वैल्यू आपको निकालना है। एक बार ए मिल गया और डेल्टा एम मिल गया, रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट करके आपको डेल्टा एम निकालना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना आता है, ठीक है। एंड फ्रॉम दैट यू कैन फाइंड आउट डेल्टा एम फ्रॉम डेल्टा एंड आई नहीं निकाल सकते। अगर डेल्टा एंड आई पता है तो डेल्टा एम कैसे नहीं निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। उसके लिए एक ग्राफ ही निकालना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करके ऐसा ग्राफ निकालना पड़ेगा एंड उस ग्राफ में जो मिनिमम पॉइंट आता है ना उसका एंगल ऑफ डेविएशन लेना पड़ेगा। एक बार डेल्टा एम मिल गया, ए मिल गया, प्रिज्म का ए मेजर कर सकते हैं, ऊपर वाला ये एंगल मेजर कर सकते हैं, ये चाहिए और डेल्टा एम चाहिए। डेल्टा नहीं चाहिए अभी, डेल्टा मिनिमम चाहिए, उसके लिए ग्राफ निकालना पड़ेगा और डेल्टा एम निकालना पड़ेगा। ओके, एंड फ्रॉम दैट वी कैन कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट प्रिज्म या फिर दैट मटेरियल। एनी डाउट इन दिस केस? एनी डाउट? तो यहाँ पे प्रिज्म्स फार्मूला लिखता हूं मैं, mu is equal to sin of a plus delta m by 2 divided by sin of a by 2. Okay, sin of a plus delta m by 2 divided by a by 2. Okay, बहुत इजी है। देखिए तो इस पर अभी प्रिज्म्स पर किस तरह से क्वेश्चंस नीट या फिर मेंस में आते हैं या फिर सीईटी में आते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। मतलब फ्रॉम दैट बुक डीसी पांडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रिज्म, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए a ray of light is incident at an angle 60 degree, okay, on a face of prism having refractive angle 30 degree. A ray of light is incident at an angle 60 degree on face of prism of angle 30 degree. Ray emerges out from the prism, makes an angle 30 degree with incident ray. Ray emerging out makes angle 30 degree with incident ray. With incident ray 30 degree with incident ray. Find angle of emergence. That is the question. Very simple question. तो क्वेश्चन में पहले क्या दिया है ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, a ray of light is incident at an angle of 60 degree on face of the prism of angle 30 degree। तो मुझे बताइए 60 and 30 क्या है, बताइए मुझे 60 and 30 क्या है। ओके तो यहाँ पे ये 60 डिग्री मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है एंड ये 30 डिग्री मतलब प्रिज्म का एंगल, इधर बोला है ना प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री मतलब ए 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऑन फेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री मतलब प्रिज्म का एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। आई 60 है। रे इमर्जेस आउट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद इंसिडेंट रे। ये 30 डिग्री क्या है बताइए, 30 डिग्री
30 डिग्री क्या है? ये देखिए कौन सा एंगल दिया है? द रे कमिंग आउट फ्रॉम द प्रिज्म मेक्स एंगल 30 डिग्री विद इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे इन दोनों के बीच वाला एंगल दिया है। कौन सा एंगल है वो? कौन सा एंगल है? डेल्टा। सो डेल्टा इज इक्वल टू है 30 डिग्री। ई क्वेश्चन में पूछा गया है, कितना सिंपल क्वेश्चन है देखिए। आई पता है, डेल्टा पता है, ए पता है, ए निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आई प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। ओके, सो आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे आई 60 प्लस ई इज इक्वल टू ए 30 एंड डेल्टा 30। 30 प्लस 30 60 प्लस ई इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे ई कितना आ जाएगा? 0। ई विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? तो इसका सपोज डायग्राम भी निकालना है, तो डायग्राम किस तरह से आएगा देखिए, क्योंकि डायग्राम आपको थिंक करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायग्राम निकालना आना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इमर्जेंट रे जो है नॉर्मली E0 मतलब कैसा आ जाए निकलेगा रे बाहर? सरफेस को परपेंडिकुलर निकलेगा ना, करेक्ट है ना? E0 होना चाहिए। E0 मतलब नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है एंड इमर्जेंट रे जो है दोनों सेम होना चाहिए। ये इमर्जेंट रे होना चाहिए तभी E0 हो सकता है। अब ये नॉर्मली बाहर निकल रहा है मतलब यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस ही होना चाहिए। नॉर्मल इंसिडेंस इस तरह से, करेक्ट है ना? यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस ही होना चाहिए एंड इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, मतलब ये यहाँ पे 60 डिग्री रहेगा, यहाँ पे 30 डिग्री रहेगा, इस तरह से इसका डायग्राम आ जाएगा। करेक्ट है ना? Lancing angle is not given, it is incident ray, light is incident at an angle 60 degree। with face नहीं बोला है, with face of the prism बोला तो glancing angle आता था, on face of the prism मतलब आई ही लेना है। with face of prism होता है यहाँ पे with face, तो with face इंसिडेंट रे का with face एंगल मतलब इंसिडेंट रे का with face मतलब glancing एंगल आता है। तो वर्ड में डिफरेंस है देखिए, यहाँ पे on लिखा है, on है therefore I है, with होता तो glancing एंगल होता। ठीक है ना? तो ये डायग्राम समझ में आ गया ना? इस तरह से इसका इस प्रॉब्लम का डायग्राम रहेगा। E0 मतलब R2 भी 0 रहेगा, ओके, एंड ये कितना है 30 डिग्री रहेगा, ये 30 ये भी 30 रहेगा, R1 30 रहेगा। R1 R2 का वैल्यू सपोज पूछा जाता है, R1 R2 का वैल्यू, तो R1 का 30 एंड R2 का कितना आता था 0, E का भी 0, करेक्ट है ना? क्योंकि ये 30 है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल सपोज x है, 30 प्लस x इज इक्वल टू 90 हो जाएगा एंड देयरफॉर दिस एंगल प्लस दिस एंगल 90 होने के लिए ये 30 होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। डेल्टा इन डायग्राम इट विल बी लाइक दिस, यही डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा इन द डायग्राम मतलब दिस इज इमर्जेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इज लाइक दिस, इमर्जेंट रे इज लाइक दिस, क्योंकि इमर्जेंट रे यही से बेंड हो रहा है और स्ट्रेट जा रहा है ना, तो यही एंगल ऑफ डेविएशन बन जाएगा डेल्टा। 60 30 30, करेक्ट है ना? ये अपोजिट एंगल है, ये 30 है, ये 30 है, ये 30 हो जाएगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next question is like this. The refracting angle of prism is 30 degree. Refracting angle of prism मतलब A 30 डिग्री है. Refracting angle of prism is 30 degree. A ray of light is incident on one face on it. A ray of light incident on one face. One face perpendicular to it. Perpendicular to it. Find delta if mu is equal to 1.5. Find delta बोला है, mu is given 1.5. This is the question. Okay, are you getting this question? क्वेश्चन में दिया गया है रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म है 30 डिग्री. रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वन फेस परपेंडिकुलर टू इट. एक फेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है परपेंडिकुलर. ठीक है, तो डेल्टा निकालना है. अभी देखिए डेल्टा निकालने के लिए ये फार्मूला नहीं यूज कर सकते क्योंकि इस फार्मूला से हमें डेल्टा एम मिलता है, डेल्टा नहीं मिलता एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछा जाता तो ये फार्मूला यूज कर सकते थे. करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे म्यू पता है, ए पता है, तो डेल्टा एम निकाल सकते हैं. लेकिन एंगल में ऐसा नहीं बताया गया एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालो. उन्होंने बोला फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन. तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए ये फार्मूला, सेकंड फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा. अभी इसमें ए पता है, आई पता है. क्या देखिए आई आपको पता है. रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन फेस परपेंडिकुलर टू इट. तो आई कितना आ जाएगा 0. इसका डायग्राम निकालता हूं. देखिए डायग्राम मतलब एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, मतलब नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे दोनों सेम है. मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा 0. तो विदाउट एनी डेविएशन ये अंदर जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, फिर नॉर्मल इंसिडेंस में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है. उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल है, इससे बाहर आ जाएगा और ये रहेगा आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए हमें आई पता होना जरूरी है. आई पता है, ए भी पता है, क्वेश्चन में गिवन. ओके, ए इज इक्वल टू 30. ई निकालना पड़ेगा हमें, ई. तो यहाँ पे ई निकालने के लिए यहाँ पे स्नेल्स लॉ हम यूज कर सकते हैं. यहाँ पे स्नेल्स लॉ, उसके लिए ये एंगल हमें पता होना चाहिए. अभी मुझे बताइए ये एंगल कितना आ जाएगा. यहाँ वाला R2 एंगल, एंगल मतलब R2 ना. यहाँ पे R1 कितना है 0 है. I0 मतलब R1 भी 0. ओके, I मतलब R1 भी 0, I0 तो R1 भी 0 क्योंकि ये स्ट्रेट जा रहा है. इंसिडेंट रे नॉर्मल एक ही है I0. उसके बाद दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, मीडियम के अंदर वाला रे मतलब रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल वो भी सेम है. तो यहाँ पे R1 0 आ जाएगा. तो R2 कितना आ जाएगा R2 करेक्ट. कितना, जितना एंगल यहाँ पे रहेगा ना उतना एंगल यहाँ पे आ जाएगा. मैंने बताया ना, क्योंकि A is equal to R1 plus R2 रहता है. If R1 is equal to 0, A is equal to R2. Okay, A will be equal to R2. मतलब यहाँ पे A आ जाएगा. यहाँ पे अभी स्नेल्स लॉ यूज करेंगे. हाँ, तो इस पॉइंट पर हमें स्नेल्स लॉ यूज करने के लिए I is equal to 0 कैसे आ गए. यहाँ पे क्वेश्चन है I 0 कैसे. देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, the ray of light is incident on face perpendicular to it. एक फेस पर रे ऑफ लाइट नॉर्मली, ऐसे नॉर्मली परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो गया. ये दिया है ना क्वेश्चन में. तो यहाँ पे नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे दोनों सेम है. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल.
नॉर्मल इंसिडेंट रे दोनों वही हो गए, सेम हो गए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा? 0 ना। एनी डाउट? हमेशा ध्यान में रखिए, नॉर्मल इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 एंड उसके आगे वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमेशा 0 रहता है। ये कभी भी भूलना नहीं है। देखिए ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऊपर सपोज एयर है, नीचे कौन सा मीडियम है, सपोज फॉर एग्जांपल वाटर है। रे अगर नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो एज इट इज स्ट्रेट जाता है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल भी वही, इंसिडेंट रे भी वही, रिफ्रैक्टेड रे भी वही, तो आई भी 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा आर भी 0 हो जाएगा। मतलब नॉर्मल इंसिडेंस मतलब 90 डिग्री नहीं करना है आई, नॉर्मल इंसिडेंस मतलब आई 0, 90 नहीं। तो इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। लेकिन स्नेल्स लॉ यूज करते वक्त हमेशा μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2 यूज करना है। देखिए ओके, नहीं तो ये प्रॉब्लम गलत हो सकता है, क्योंकि सिंपल हमने स्नेल्स लॉ यूज किया तो क्या होता है। देखिए μ इज इक्वल टू सपोज sin i बाय sin r लिखा हुआ है, तो μ कितना है 1.5 है। तो यहाँ पे एंगल, इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? a है, तो क्या हो जाएगा? sin a हो जाएगा। एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब क्या है? e है, तो sin e हो जाएगा। तो sin e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? sin a मतलब 30 डिवाइडेड बाय 1.5 हो जाएगा। लेकिन ये आंसर रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? देखिए क्योंकि ये फार्मूला यूज करने पर फार्मूला क्या आता है? देखिए ए एंगल कहां पे है? म्यू मीडियम में है ये एंगल, ई एंगल कहां पे है? 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में। तो यहाँ पे म्यू इंटू साइन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 इंटू साइन ई आ जाएगा, 1 इंटू साइन ई, एंड देयरफॉर साइन ई इज इक्वल टू क्या आता है? म्यू इंटू साइन 30 आता है। ओके, साइन ई इज इक्वल टू, साइन ई इधर लिया मतलब लेफ्ट हैंड साइड को रखा मैंने, साइन ई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 30 आता है। दैट इज साइन ई इज इक्वल टू क्या आता है? 1.5 इंटू साइन 30। यहाँ पे क्या आ गया? देखिए साइन इज इक्वल टू साइन 30 बाई 1.5 आ गया है, ये रॉन्ग है। इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला जनरली यूज नहीं करना है, वो मिस्टेक हो जाता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, डोंट यूज दिस म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर फॉर्मूला डायरेक्टली, कभी कभी उसमें मिस्टेक होता है। ये मिस्टेक है, देखिए ये आंसर डिफरेंट आ रहा है, ये आंसर डिफरेंट आ रहा है। साइन इज इक्वल टू यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1.5 डिवाइड हो रहा है। ओके, तो μ1 sin θ1 μ2 sin θ2 यही फॉर्मूला हमेशा यूज करना है। तो sin e इज इक्वल टू 1.5 into 1/2, so sin e is equal to 0.75, तो e is equal to sin इनवर्स ऑफ 0.7500 आ जाएगा, sin इनवर्स ऑफ 0.7500। अभी ये लॉग टेबल में वैल्यू आपको देखना पड़ेगा या फिर आपको इसका वैल्यू इधर दिया जाएगा गिवन में। तो ये कैलकुलेशन करने पर e का वैल्यू आता है, कितना आता है? दैट इज e का वैल्यू आता है 48 डिग्री, 48.6 डिग्री आता है, 48.6। तो अभी बहुत सिंपल हो गया, आई पता है, ई पता है, ए पता है, डेल्टा निकालना है, क्योंकि डेल्टा क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड डेल्टा। सो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। सो आई तो 0 है, ई कितना है? 48.6 माइनस ए कितना है? 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 18.6, 18.6 will be the answer. Okay, answer will be 18.6. Any doubt in this case? लेकिन इसी क्वेश्चन में सपोज फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोला जाता तो उसका आंसर डिफरेंट आता है, उसके लिए ये फार्मूला यूज करना है। ओके, क्योंकि ए दिया गया है, म्यू दिया गया है, ओनली डेल्टा एम निकालना है। तो फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन,
मिनिमम अगर वर्ड होता तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते थे। यहाँ पे बोला है फाइंड ओनली एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए जस्ट एंगल ऑफ डेविएशन बोला तो यही फॉर्मूला यूज करना है, ध्यान में रखिए। एंड फाइंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए बोला तो ये फॉर्मूला यूज करना है, सेकंड वाला। कोई डाउट, एनी डाउट इन दिस केस? ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। The angle of minimum deviation for the glass prism with mu root 3 the angle of minimum deviation, angle of minimum deviation for a glass prism, okay, for a glass prism, okay, for a glass prism with mu root 3, mu is equal to root 3 equals the refracting angle of prism, equals refracting angle of prism, refracting angle of prism. What is the angle of prism? What is angle of prism? So this is the question. तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है पहले बताइए। म्यू दिया है, म्यू इज इक्वल टू रूट 3, और यहां पे क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रीड कीजिए और बताइए। हाँ, क्या दिया है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, ऐसा ही बोला है ना। डेल्टा एम इज इक्वल टू ए बोला है, करेक्ट, डेल्टा एम इज इक्वल टू ए, ओके। म्यू दिया है रूट 3, डेल्टा एम इज इक्वल टू ए बोला है, तो और उसके बाद क्या निकालना है, व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब ए का वैल्यू निकालना है। अगर डेल्टा एम हमें पता है तो मुझे बताइए कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा। डेल्टा एम पता है तो, डेल्टा एम अगर मुझे पता है तो कौन सा फार्मूला यूज करूं, प्रिज्म्स फार्मूला, उसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म्स फार्मूला, क्योंकि ओनली प्रिज्म्स फार्मूला में ही डेल्टा एम है, ओके, तो वही यूज करेंगे हम। तो प्रिज्म्स फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू sin a प्लस डेल्टा m by 2 डिवाइडेड बाय sin a by 2, ओके। a by 2, तो यहाँ पे सभी वैल्यूज प्लेस करता हूँ। म्यू इज इक्वल टू रूट 3 इज इक्वल टू sin a प्लस डेल्टा m इज इक्वल टू a है, तो डेल्टा m को रिप्लेस करो या फिर a को रिप्लेस करो, बताओ क्या निकालना है हमें, a निकालना है। तो a को एज इट इज रखता हूँ, डेल्टा m को रिप्लेस करता हूँ। सो डेल्टा m की जगह मैंने a लिखा, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, साइन ऑफ क्या लिखो डायरेक्टली बताइए, a प्लस a डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट है ना, क्योंकि डेल्टा m इज इक्वल टू a है, a प्लस a डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन a बाय 2, ठीक है। अभी क्या करना है, साइन a को साइन a बाय 2 से तो डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे डायरेक्टली a कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताइए। वो मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल टूल्स में मैंने बताया है, मैथमेटिकल मेथड्स में sin 2 थीटा का फार्मूला, ओके, वो फार्मूला यूज करना है। sin 2 थीटा का फार्मूला देखिए आगे रिपीटेडली आ रहा है, तो ये फार्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा।
sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा रहता है। तो यहां पे sin a के लिए क्या लिखना पड़ेगा? sin a अगर है तो sin a की जगह मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स sin a by 2 into cos a by 2। ओके, कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा है, तो sin a की जगह 2 टाइम्स sin a by 2 into cos a by 2 लिख सकता हूं। So therefore root 3 is equal to sin 2 times sin a by 2 cos a by 2 divided by as it is sin a by 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अभी डायरेक्टली sin a by 2 को कैंसिल आउट कर सकता हूं। ओके, ये 2 को एलएचएस को लेके जाता हूं, 2 रूट 3 by 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्या रह जाएगा? cos a by 2 रह जाएगा। अभी किस एंगल का cos रूट 3 by 2 रहता है? इस एंगल का रूट 3 by 2 रहता है। cos of 30 इज रूट 3 by 2, करेक्ट है ना? cos of 30 इज रूट 3 by 2, मतलब ये a by 2 क्या होना चाहिए? a by 2 होना चाहिए 30 डिग्री। a by 2 क्या होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एंड देयरफॉर a विल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। दैट इज द आंसर, a शुड बी इक्वल टू 60, करेक्ट है ना? cos 30 मतलब रूट 3 by 2, मतलब 30 is equal to a by 2, so a is equal to 60। Any doubt in this problem? Okay, next problem। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए आफ्टर लेक्चर। ओके, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। वन फेस ऑफ द प्रिज्म विथ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री। वन फेस ऑफ prism of refracting angle 30 degree। okay, one face of prism of refracting angle 30 degree is coated with silver, okay, silver। Ray of light is incident on another face, ray of light is incident on another face, at an angle 45 degree। at an angle 45 degree, ठीक है। is refracted and reflected from the silver coated surface, is refracted and reflected from silver coated surface, and retrace its path, retrace its path। What will be the refractive index of the prism? Then find refractive index of the prism। So this is the question,
क्वेश्चन थोड़ा सा रीड कीजिए, समझने का ट्राई कीजिए, प्रयत्न कीजिए। इसका डायग्राम पहले आपको निकालना आना चाहिए। देखिए इसमें क्या दिया गया है, वन फेस ऑफ द प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्ट एंगल 30 डिग्री, मतलब ए कितना है 30 डिग्री है, इज कोटेड विथ सिल्वर। मतलब इसका डायग्राम कैसा आ जाएगा, देखिए दिस इज प्रिज्म, इसका एक फेस सिल्वर्ड है। कौन सा फेस सिल्वर्ड होना चाहिए, सिल्वर्ड मतलब सिल्वर कोटिंग किया है उस पर, सो दैट फ्रॉम अदर साइड इट विल एक्ट लाइक ए मिरर। इसी सरफेस पर सिल्वरिंग करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि रे दूसरे सरफेस पर हम क्या कर सकते हैं, इंसिडेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रिज्म, इसका एंगल दिया है 30 डिग्री, वन फेस इज सिल्वर, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अनदर फेस, दूसरे फेस पर रे ऑफ लाइट क्या किया है, इंसिडेंट किया है, लाइक दिस। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अनदर फेस, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अनदर फेस एट एन एंगल 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे एंगल कितना है, 45 डिग्री है। ray of light is incident on another face at an angle 45 degree is refracted मतलब अंदर जाएगा, and once again reflected, रिफ्रैक्ट होने के बाद इस सरफेस पर इंसिडेंट हो जाएगा एंड वहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, मतलब रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अनदर फेस पर इंसिडेंट अनदर फेस पर इंसिडेंट हो गया at an angle 45 degree is refracted and reflected from the silver coated surface। ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा एंड यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा फ्रॉम सिल्वर कोटेड सरफेस एंड रिट्रेस इट्स पाथ। मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद उसी पाथ से वो बैकवर्ड आता है, रिट्रेस पाथ मतलब बैकवर्ड आता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए, ये रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे बताइए, रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ से बैकवर्ड, क्योंकि इसमें दिया है, देखिए रिट्रेस इस पाथ बोला है, रिफ्लेक्शन के बाद पाथ रिट्रेस करता है, करता है मतलब उसी पाथ से बैकवर्ड आता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ से बैकवर्ड आना चाहिए। मतलब यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए रे मिरर पर, सपोज ये मिरर है, नॉर्मल इंसिडेंट हो गया तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है, उसी पाथ से बैकवर्ड जाने के लिए यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड यहाँ पे म्यू निकालना है। अभी देखिए म्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट वी कैन यूज स्नेल्स लॉ। सो म्यू इज इक्वल टू दैट इज म्यू 1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 sin थीटा 2। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर है, यहाँ का एंगल पता है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मतलब यहाँ का एंगल हमें पता होना चाहिए। ये एंगल आप निकाल सकते हैं क्या, ये एंगल, क्योंकि ये एंगल मिल गया, आई मिल गया, आर मिल गया, तो म्यू निकाल सकते हैं। कितना एंगल आ जाएगा ये R1 एंगल है ना, R1, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पे R2 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना, R2 विल बी 0 नाउ। नॉर्मल इंसिडेंस में R2 0 होता है, ओके। R2 0 मतलब A इज इक्वल टू R1, इधर जितना एंगल है उतना एंगल इधर आ जाएगा, ओके। मतलब सपोज ये R है, ये X है, ऐसा भी आप प्रूव कर सकते हैं, A प्लस एक्स होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 90 है, मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। एंड यहाँ पे नॉर्मल है, मतलब x प्लस आर, मतलब r प्लस एक्स, वो भी 90 होना चाहिए, मतलब a इज इक्वल टू r होना चाहिए, उतना एंगल यहाँ पे होना चाहिए। और ये दिया गया है a इज 30, a इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो फाइनली हमें मिलता है r इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है, एंगल कितना है 45, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, एंगल कितना है, आर है ना, मतलब 30। तो sin 45 1/√2, म्यू निकालना है sin 30 1/2, ओके।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय √2, √2 इज इक्वल टू म्यू, सो दिस विल बी द आंसर, म्यू इज इक्वल टू √2। समझ में आ रहा है ना? एनी डाउट इन दिस केस? म्यू इज इक्वल टू √2। अभी जो भी मैंने आज प्रॉब्लम आपको दिए हैं, यहाँ पे सॉल्व करके दिए हैं, वो प्रॉब्लम को क्या करना है, आज घर में फिर एक बार सॉल्व करना है, रिपीट करना है, so that you never forget such type of problems. Okay, so these are the typical problems which can be asked on the prism पर इसी तरह के प्रॉब्लम आपको पूछे जाते हैं, ठीक है? So this is all for today's lecture of physics. Okay, I'm going to end this lecture now.